जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रऊफ क्लासर और आपके सामने नए वीडियो लाग के साथ हाजिर हूं। पहले तो दोस्तों को कहना था जो चैनल पर नए आते हैं, अगर उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज की जो स्टोरी है वो अगरचे इस पर बहुत सारी कंट्रोवर्सी जनरेट हुई थी, पूरा मुल्क जो है इसमें एंगेज रहा था। लगता था कि सुबह शाम कुछ हो सकता है पाकिस्तान में, खुदा न खास्ता कोई एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल काम हो सकते हैं, हुकूमत जा सकती है, बैठ सकती है, बहुत सारी इस पर चीज़ें थी। मेरी मुराद जो है यहाँ पे नए DGIS है जो नदीम अंजुम साहब की अपॉइंटमेंट जो हुई थी, उस पर आपको याद होगा सारा कि अच्छा खासे मामला जो है ना वो कहते हैं आउट ऑफ कंट्रोल तो नहीं कहेंगे, लेकिन एक बड़ी जैसे मैंने कहा कंट्रोवर्सी जो है ना शुरू हो गई थी। अब नदीम अंजुम साहब ने ज्वाइन कर लिया है, उन्होंने अपनी पोस्टिंग जो है ना उन्होंने ले लिया है। उसके बाद जनरल फैज़ जो हैं वो अपनी अलविदाई मुलाकातें करके वो पेशावर चले गए। सो वक्ती तौर पर ये लगता है कि सारा इशू जो है, मामला जो है ना वो सेटल हो गया है। और वो जो कहते हैं ना स्टॉर्म इन एक उसमें मुहावरा स्टॉर्म इन टी कप, तो चाय की प्याली में ये तूफ़ान था, मतलब लोग बात कहेंगे वो जो है ना ख़त्म हो गया। लिहाजा बिज़नेस इज़ एज़ यहाँ पे यूजुअल। और आपको याद होगा तो जब ये आया था 6 अक्टूबर को मेरा ख्याल अनाउंसमेंट हुई थी, तो उसके बाद 2-3 रोज़ बाद ये बातें आना शुरू हो गई थी कि शायद ये उनकी समरी जो है वो अप्रूव नहीं हुई, समरी वो एग्जिस्ट नहीं करती थी। आर्मी चीफ साहब ने शायद ख़ुद उनकी वर्बल कोई बात हुई थी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से, तो उन्होंने उसके बाद उन्होंने उसको ISPR को क्या है कि उसके उन्होंने अनाउंसमेंट करवा दी थी, क्योंकि बड़े अरसे से वो पेंडिंग थे और आर्मी इस पर बड़ी वो थी, एक उस पर डिस्टर्ब थी, क्योंकि 18 अक्टूबर के करीब कहा जा रहा था 3 सीनियर ये जो उनके जनरल से वो रिटायर हो रहे थे, तो जनरल बाजवा साहब चाहते थे कि उनकी जगह जो आपने ट्रांसफ़र पोस्टिंग करनी है, जो रिप्लेसमेंट करनी है, तो अभी से कर ली जाए। लेकिन उसमें डिले हो गई थी क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो है ना वो उस पर अपनी कंसेंट देने को तैयार नहीं थे। और ख़ासा आपको याद होगा एक उसमें आना जाना, आर्मी चीफ़ की मुलाकात हुई प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से, फिर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के ऑफिस से बाकायदा ये बताया गया कि आपके प्राइम मिनिस्टर जो हैं इंटरव्यूज़ करेंगे, 3 लोगों के नाम भेजे गए जनरल्स के। उसमें से उन्होंने फिर तय ये हुआ था, जो उनकी अंडरस्टैंडिंग हुई थी कि जनरल नदीम जो है इन्हीं को ही आर्मी चीफ DGIS से लगा देंगे। लेकिन डेट का वो जो था उसका तयन था वो उन्होंने कहा था जनाब हम खुद करेंगे इमरान खान साहब ने। लिहाजा लॉट ऑफ कंट्रोवर्सी के बाद, डिबेट्स के बाद और उसके बाद डेफिनेटली जो उन पॉलिटिकल अपोनेंट्स इमरान खान साहब के वो बड़े खुश थे कि इनके दरमियान जो सेम पेज की थ्योरी जी उसमें चल रही थी, और जिस सेम पेज की वजह से सब ने सफ़र किया। एक मतलब अपेरेंटली ये कहा जाता था कि पार्लियामेंट ने भी सफ़र किया, पॉलिटिशियंस ने भी किया, मीडिया ने भी किया, जुडिशरी भी बड़ी हद तक उसमें कंट्रोल में चली गई। रीज़न क्या था कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस और वो जो हमारा GHQ देवर ऑन द सेम पेज। माजी में ये होता था कि दोनों के दरमियान कुछ रिफ्ट होती थी सर्टेन इश्यूज़ पे, तो उसमें मीडिया, पार्लियामेंट या जुडिशरी को स्पेस मिल जाती थी डिबेट करने की, बात करने की और क्वेश्चन करने की। लेकिन पिछले 3 सालों में देखा गया सेम पेज की वजह से कि मीडिया का पहले मक्कू ठप्पा गया। हमने देखा कि उसमें बहुत बड़े पैमाने पे उस बेरोज़गारियाँ हुई, मीडिया हाउसेस के मालकान को उनको जेल में डाला गया, उनको एक उसके बाद आपने देखा वर्कर्स हैं वो जॉबलेस हुए, बड़े सारे उसमें इशू उठाया गया कि मीडिया बड़ा बदमाश बन गया, इसको ज़रा सीधा किया। जो सीधे करने के चक्कर में वो भी आपने जो उसके हुकूमत को नुकसानात हुए, बाद में उनके आगे खुद एहसास हुआ कि शायद मीडिया के साथ हमारी हैंडलिंग जो है वो ठीक नहीं है, और उन्होंने दोबारा अपने तल्लुकात ठीक करने की कोशिश की। क्योंकि ये सामने की बात थी कि 10 फ्रंट पर आप नहीं लड़ सकते थे। अगर इमरान खान साहब ने 10 फ्रंट पर लड़ना था तो एटलीस्ट एक फ्रंट जो मीडिया वाला है उनको अपने साथ रखना चाहिए था। स्पेशली मीडिया जो है उनके साथ फ्रेंडली था, उन्होंने खुद ही डिलीवर किया पोजीशन को कि जनाब ये लें, मीडिया को मेरे खिलाफ इस्तेमाल करें। ये खैर एक अलहदा बहस है। बहुत सारे लोग जो हैं उस पर ये खुश भी थे कि यहाँ पे मिलिट्री हमारी जो क़यादत है और हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब जो हैं उनके दरमियान कोई रिफ्ट हुई है और इसका फ़ायदा जो है शायद अपोजिशन उठा सकती है। और फिर हमने देखा कि नवाज़ शरीफ साहब के हवाले से बड़ी ख़बरें भी आने लग गई कि वो एक्टिव हो गए हैं, और इसकी दफ़ा वो जो भी डील होगी, बातचीत होगी, अंडरस्टैंडिंग होगी, दरमियान में उसमें मैसेंजर नहीं होगा जैसे पहले ज़ुबैर साहब थे या दीगर शहबाज शरीफ साहब थे या कुछ और थे। अब की दफ़ा नवाज़ शरीफ साहब के बारे में कहा गया, उनके करीबी सर्कल ने बात को उन्होंने इसको र्यूमर कहें या वट एवर के उन्होंने फैलाया बड़ा स्ट्रांगली कि अब की दफ़ा नवाज़ शरीफ साहब के हाथ में सारा खेल है, वो फैसला करेंगे, वही गारंटीज़ मांग रहे हैं। इस तरह की सारी चीज़ें उस वक्त कही गई। लेकिन जब अब ये चीज़ें उसमें सेटल हुई हैं 20, जैसे मैंने कहा 20 के बाद बाज़ लोगों ने कहा शायद ये आपने देखो नवंबर का ये उसको 19 के नवंबर जो है इसको चांद गिरने लगा। उससे रिलेटेड कुछ लोगों ने कहा जनाब उससे पहले इसलिए अपॉइंटमेंट नहीं हो सकती थी, ये बाकायदा इस पे एस्ट्रोलॉजिकल इस पे वो की गई, कैलकुलेशन की गई, हिसाब किताब किया गया। कुछ सितारे जो थे वो भी ज़रा गर्दिश में थे कि वो जब तक सीधे नहीं होते, स्ट्रेट नहीं होते, तो एडवाइस ये आई थी कि अभी कोई बड़ी अपॉइंटमेंट आप उस पर ना करें, क्योंकि कम्युनिकेशन का जो स्टार जो है वो भी गर्दिश में चल
रहा था। ये सारी चीज़ें आप भी जान सकते हो, कितनी बड़ी बात नहीं। अब जाए गूगल पे गूगल करें तो बहुत सारी चीज़ें आपको भी समझ आएंगे, उसमें आ जाएंगे। खैर है, जो भी कैलकुलेशन थी, जो भी हिसाब किताब था, 20 तारीख को उन्होंने कहा जनाब ये उसमें बेहतर डेट है, ये बड़ी इंतसाद और मुकद्दस डेट है, इस पर कर लेते हैं, क्योंकि अदरवाइज़ तो कोई वजह समझ नहीं आती कि अगर आपकी आर्मी चीफ के साथ अंडरस्टैंडिंग हो गई है, जनरल फैज़ खुद भी जाना चाहते हैं, तो फिर आपको ये 20 नवंबर तक के इंतज़ार की क्या ज़रूरत है। फिर आप अगले दिन कर दें, उसी दिन शाम को कर दें, क्योंकि प्रोसेस पूरा चल चुका था। लेकिन फिर आपने आके 3 हफ्ते अगर उसमें लिए हैं तो इट मीन्स कि कैलकुलेशन का, हिसाब किताब का कुछ उसमें था, कोई चक्कर था। बहरहाल वो चक्कर तो हल हो गया। अब सवाल सबसे बड़ा ये है कि ये जो हैं उस नदीम अंजुम साहब जो हैं, इनके पहले ऑफ कोर्स के मेरी तो कोई उनसे नहीं है ना जान पहचान है, तो ना मैं कभी उनसे मिला हूँ, तो ना मेरी की मुलाकातें होती हैं कोई उनसे जर्नल उनसे। हम तो ब्लैक लिस्ट में हैं बड़ी बड़ी। अब ये कहते हुए अच्छा नहीं लगता कि जितनी भी बड़ी यहाँ ब्रीफिंग्स होती हैं, मतलब है जो हमारे जैसे होते हैं, वो तो बैन किए जाते हैं। शायद वो समझा जाता है कि ट्रस्ट वर्दी नहीं, इन पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। वी आर हैप्पी कि ठीक है, हमें आप उसी लिस्ट में रखें जिन पे ये ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। उसका फ़ायदा एक ये भी होता है कि फिर इधर उधर से जो यार दोस्त जाते हैं उनसे कोई खबर शबर मिल जाते हैं, वीला कर लेते हैं आपके साथ, इस बहाने मुलाकात हो जाती है उस पर। बहरहाल ये बताने का मकसद ये था कि मेरी नदीम अंजुम साहब से कोई ज़ाती तौर पर ना जान पहचान ना वो है, लेकिन उनके बारे में जो सुना है, जो पढ़ा है, या उसके सामने कुछ आई हैं वीडियोज़ उनके सामने आई हैं, तो वही है कि प्रोफेशनल एक वो सोल्जर हैं। और अगर उनको आर्मी चीफ ने अपनी पूरी कमांड में से, अपने पूरे जनरल्स में से उठा के उन्होंने ISI की पोस्ट के रिकमेंड किया, डेफिनेटली तो उनमें कोई चीज़ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगी। क्योंकि ये पाकिस्तान में 2-3 ही बड़ी ये इंपॉर्टेंट पोजीशंस हैं मिलिट्री के हवाले से, अगर मैं कहूँ, या इवन सिविलियन भी आप देखें कि उसमें आर्मी चीफ के बाद जो सबसे बड़ी पावरफुल पोजीशन है वो DG ISI समझी जाती है। बल्कि सम टाइम माजी में पाकिस्तान में DG ISI का रोल जो है वो आर्मी चीफ को हटाने में भी शामिल रहा है। तो उस पर जो भी चीफ होगा वो बड़ा केयरफुल तरीके से आके पिक करेगा कि मैंने वहाँ पे ये किसको बिठाना है, उसका ISI का जो चीफ जो है। क्योंकि एक जो फ़ायदा होता है ISI, ये उसको चीफ को, जो शायद आर्मी जनरल को, ये बाकी को नहीं होता, या इवन आर्मी चीफ को भी नहीं होता, कि एक्सेस होती है डेली बेसिस पे। आप चाहे उनके साथ एक्सेस में रहते हैं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो है आपके एग्जीक्यूटिव वो हैं, चीफ हैं या बॉस हैं। ठीक है कि आपके आर्मी चीफ जो हैं ओवरऑल बॉस हैं आपके सारी चीज़ों के मिलिट्री के तौर पर, लेकिन सिविलियन साइड पे आपके अपॉइंटमेंट क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान करते हैं, उनको ज़्यादा जवाबदेह होते हैं, लिहाजा आपका उनके साथ एक्सेस बढ़ जाती है। और इतनी बाज़ दफ़ा बढ़ती है, जैसे नवाज शरीफ साहब की बढ़ गई थी उनके साथ। आपको याद होगा जनरल ये थे ख्वाजा ज़ियाउद्दीन भट्ट साहब थे, उन्होंने उनको आर्मी चीफ बना दिया था, मुशर्रफ को हटा दिया गया था। इसी तरह और भी बहुत सारी चीज़ें जिनकी मिसालें दी जा सकती हैं कि बहुत करीब हो गए। जनरल रिजवान का कहा जाता है ही वॉज वेरी क्लोज टू नवाज शरीफ, और मरियम शराफ, ये मरियम साहिबा जो थी उनके बड़े करीब थे, क्योंकि उनको DG ISI के जहन में आना शुरू हो जाता है कि अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के साथ मेरे ज़्यादा अच्छे तल्लुकात होंगे, मैंने डिलीवर करके दिया, तो मुमकिन है कि 2-3 साल बाद यहाँ सर्व करने के बाद अगर मैंने उनके इंटरेस्ट को सर्व किया, तो आर्मी चीफ जो नेक्स्ट आर्मी चीफ होगा, तो उसमें ये समरी में या उस लाइन में मैं भी लग सकता हूँ। और मुमकिन है कि पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर जो है वो मुझे वो लगा है, वो आर्मी चीफ उसमें लगा सकते हैं। सो ये डेफिनेटली बात जहन में आ जाती है। इंसान है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं, आप और मैं भी हूँ शायद यही सोचने लग जाए, लिहाजा वो पोस्ट बड़ी अहम है। और उसके बदले वज़ीर आज़म को भी पूरा पता होता है कि ये जिस पोस्ट पे उस जनरल साहब बैठे हैं, तो जनरल साहब के जहन में यकीनन ये चीज़ होगी कि मैं कल को इनको आर्मी चीफ भी बना सकता हूँ, या कोई बहुत बड़ा दीगर फ़ायदे जो हैं उसमें मैं दे सकता हूँ। अब ये हुआ है कि बड़े अरसे बाद हमने देखा है कि किसी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की उनकी DG ISI के साथ बड़ी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग हुई थी। मेरी मुराद जनरल फैज़ से, जो इमरान खान साहब की, जिसकी वजह से पूरा उनकी मिलिट्री क़यादत के साथ एक कन्फ्लिक्ट भी हुई कि वो जनरल फैज़ को नहीं हटाना चाहते थे। वो चाहते थे कि उनकी हुकूमत जितने भी प्रॉब्लम फेस करती है, तो फायर फाइटिंग का जो भी काम है वो जनरल फैज़ करते हैं। जनरल फैज़ ने भी खुद को कभी उन्होंने अपने को छुपाने की कोशिश नहीं की, बिहाइंड द सीन जाने की कोशिश नहीं की, उन्होंने भी अपने आप को खुफिया रखने की कोई अटैम्प्ट नहीं की। उन्होंने जजेस से मिलना, जैसे शौकत सदीकी साहब ने कहा जी मुझसे मिलने आए थे, या सहाफ़ियों को उन्होंने ब्रीफिंग देनी हो, या उन्होंने यहाँ पॉलिटिशियंस को खुफिया मुलाकातें करनी हो, वो जनरल फैज़ साहब करते रहे। या काबुल में आपने देखा होगा जब वो वहाँ पे गए थे और उसमें सरीना होटल में उनकी चाय पीते फ़ोटो आई थी, जिसमें बहुत सारी डिबेट हो गई थी कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ को इस वक्त वहाँ नज़र आना, ये सारी पाकिस्तान के उसके DG ISI को वहाँ नज़र आना चाहिए था, ये उसमें काबुल में, जब ये सब कुछ ये दुनिया का फोकस वहाँ पे था। सो इस तरह की चीज़ों में जनरल फैज़ साहब ने कभी अपने आप को उन्होंने हाइड करने की कोशिश नहीं की। हालांकि कहा यह जाता है कि शायद ये सिपाही मास्टर जो होते हैं वो अपने आप को पीछे रखने की वो कोशिश करते हैं, अनसीन वाला उनको जो कंसेप्ट होता है कि वो नज़र ना आए, एक उनका इमेज बना रहे लोगों के जहनों में, तो वो लेकिन इस पर
बिलीव नहीं करते थे। और उन्होंने आपके सामने है कि बड़ा उन्होंने इमरान खान साहब के लिए खुलकर सपोर्ट भी की, उनको उन्होंने उनकी हुकूमत हो, उनके सेनेट के इलेक्शंस हों, उनके अपने हुकूमत के वोट्स हों, दीगर जो भी ट्रबल्स हैं या पोजीशन मैनेज करनी हो, मीडिया मैनेज करना, इस मामले में उनको बड़ी बिग सपोर्ट उस पर रही। इससे पहले जो थे उस पर जनरल आसिम मुनीर साहब थे लेफ्टिनेंट जनरल, उनकी बड़ी तारीफ सुनी है और उनका कहा जाता है कि वो स्वॉर्ड ऑफ ऑनर हैं। स्वॉर्ड ऑफ ऑनर आपको पता है ये ककूल में उसको मिलती है हु इज़ द बेस्ट कैडेट जो होता है, और उसमें तमाम चीज़ों में बेस्ट होता है। और बदकिस्मती है इस मुल्क की कि आज तक, अगर मैं गलत नहीं कह रहा, कोई एक भी वहाँ स्वॉर्ड ऑफ ऑनर जो है ना, जो ककूल से निकले हैं, जो काबिल जर्नल थे, किसी एक को भी मैं, अगर मैं गलत नहीं कह रहा तो मेरा ख्याल है आर्मी जर्नल या आर्मी चीफ नहीं लगाया गया। आसिम मुनीर साहब को भी ये कहा गया था कि जब वो वो सारे DGISI थे तो वो इमरान खान साहब की शायद गुड बुक्स में नहीं आए थे, क्योंकि खान साहब जो उनसे चाहते थे रोल प्ले करना वो नहीं करना चाह रहे थे। वो अपनी ईमानदारी इंटेग्रिटी पे रहना चाह रहे थे कि हमारा जो रोल है एज DGISI या उसके ISI के तौर पर हम उसी में रहेंगे, हम आगे इससे हट कर मैनूवरिंग, मैनिपुलेशन या वट जो भी होते हैं आपके काम होते हैं आपको करने पड़ते हैं समटाइम, वो करने से वो तैयार नहीं थे। शायद यही वजह थी कि उस वक्त आपको याद होगा डिप्टी DG जो है जनरल फैज़ को लगाया गया था, ये सारी हैंडलिंग करते थे। और आसिम मुनीर साहब को कुछ बड़े मेरा 9 महीने बाद शायद उनको वहाँ से हटा दिया गया था, जो वह अगेन आई वुड से इट वाज अ बिट अनफेयर कि किसी जनरल को आपने अब 3 साल की पोस्टिंग दी और फिर 9 महीने बाद कि आपके कुछ आर्डर्स ऐसे हों जो समझते हूँ कि ठीक नहीं है, आप उनको हटा दें। बहरहाल एनीवे द क्रेडिट गोज़ टू जनरल आसिम मुनीर कि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर के कहने पे कुछ ऐसे काम करने से इनकार कर दिया जो उनका ख्याल है उनके ज़मीर के मुताबिक या उनकी सर्विस के SOP या कोड के मुताबिक नहीं थे। कम लोग जेम्स कॉमी याद आते हैं, FBI के डायरेक्टर जो थे, जिन्होंने ट्रंप को इनकार कर दिया था। जब ट्रंप ने कहा था वुड यू बी लॉयल टू मी, उन्होंने कहा नो सर, आप मुझसे लॉयल्टी की नहीं, मुझसे ऑनेस्टी की आप तवक्को करें। तो मेरा ख्याल जनरल जो आसिम मुनीर थे ये उस कैटेगरी, उस क्लास से ताल्लुक़ रखते थे। खैर वो चले गए, फेयर इनफ। अब सवाल यह है कि नए जनरल फैज़ साहब ने एक बार उन्होंने उनके लिए कायम कर दी इमरान खान साहब के लिए एक्सपेक्टेशन लेवल कि कुछ भी हो सकता है, कि बिना जो बताएं आपके लिए किया जा सकता है। अब सवाल सबसे बड़ा ये होगा जो इमरान खान साहब के लिए नए DGISI नदीम अंजुम साहब, जिनके मैंने फिर कहा है कि बड़ी तारीफ़ सुनते हैं कि वो बड़े प्रोफेशनल जनरल हैं, लेकिन होता यह है कि तमाम जनरल जो होते हैं जब तक आकर ऐसी पोजीशनों से पहले सारे प्रोफेशनल भी होते हैं, उनकी इंटेग्रिटी भी होती है, अच्छे भी होते हैं, हैंडसम भी होते हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसे पॉलिटिकल रोल में उनको आना पड़ता है कि कंट्रोवर्सीज़ फिर उनके साथ अटैच हो जाती हैं। और क्योंकि उनका काम की नवीयत ऐसी होती है कि अगर हुकूमत को खुश नहीं करते, वज़ीर आज़म को खुश नहीं करते, तो फिर वही असर होता है जो जनाब आसिम मुनीर साहब वाला हमने देखा। या फिर अपनी आर्मी आपके चीफ़ हैं जनरल, अगर उनकी प्राइम मिनिस्टर से नहीं बन रही तो उनके लिए बैलेंस स्ट्राइक करना मुश्किल हो जाता है कि आर्मी चीफ़ की साइड पर रहें या पोलिटिकल प्राइम मिनिस्टर जो है उनकी साइड पर रहें। सो इट्स अ वेरी डेलिकेट सिचुएशन, मुश्किल एक जॉब होती है बैलेंस स्ट्राइक करना। बहुत कम मेरा ख्याल जनरल होते हैं जो इस बैलेंस को मेंटेन कर पाते हैं। सो इसी वजह से इनके लिए नदीम अंजुम साहब के लिए मैं समझता हूँ ये इतनी कोई इजी राइड नहीं होगी। रीज़न वही है कि जनरल फैज़ जो हैं वो इमरान खान साहब की एक्सपेक्टेशन का लेवल या डिलीवरेंस का लेवल इस लेवल तक छोड़ कर गए हैं, उससे कम के लेवल पे इमरान खान साहब शायद नहीं मानेंगे। वो भी शायद ये एक्सपेक्ट करेंगे कि पोजीशन को हैंडल किया जाए, जर्नलिस्टों को हैंडल किया जाए, मीडिया हाउसेस को मैनेज किया जाए, जो अपोनेंट्स हैं कुछ उनको हैंडल करके दिया जाए। ये चीज़ें अब उस पर नदीम अंजुम साहब जो हैं उनके लिए ये करना कितना आसान होगा, क्योंकि अगर वो इस पर रजिस्ट करते हैं या इस पर कुछ आगे से बताने की कोशिश करते हैं, जैसे जनाब आसिम मुनीर साहब के बारे में कहा जाता है उन्होंने की थी, तो फिर इनका कितनी देर का स्टे यहाँ पे रहता है और फिर इमरान खान साहब जो हैं इनसे कितने खुश रहते हैं, इन्हीं को मेंटेन करते हैं। और कल को फिर जनरल बाजवा साहब जो हैं वो उनके पीछे बैक पे खड़े होते, कोई नई कंट्रोवर्सी, कोई नया इशू तो नहीं खड़ा हो जाता, या इमरान खान साहब ये समझेंगे कि शायद कि ये मतलब उस जनरल फैज़ वाज रेयर ब्रीड के जिन्होंने ये आगे इस लेवल तक उनको सपोर्ट दी। नया जनरल आएगा अपनी पॉलिसी अपने माइंड सेट के साथ आएगा, लिहाजा वो बहुत सारी काम जो है वो ना कर सकें जो इमरान खान साहब उनसे करवाना चाहते हैं। सो इट्स ए वेरी उस पर ट्रिकी सिचुएशन। और डेफिनेटली एक मेरी इतला ये भी थी, किसी उसकी खबर थी कि इमरान खान साहब इस वजह से भी अटे हुए थे कि ठीक है जनरल फैज़ को जाने देते हैं, लेकिन जो उनकी जगह आएगा नया DGISI तो अश्योरेंसेस दी जाएँ, वो भी वही काम करेंगे जो जनरल फैज़ करते थे यहाँ पे। तो इस मामले पे था जी, कोई भी जनरल जो है आपको ये बात अश्योरेंस कैसे दे सकता है कि जी ठीक है जी आपको मतलब ब्लैक एंड वाइट में या वैसे वर्बल अश्योरेंस करवाएं सर, ओके फ़ाइन सर, जो कहेंगे हम उस पर करेंगे क्योंकि मुझे आप DGISI लगा दें। क्योंकि बहुत सारों को ये कहना है कि जितने भी DGISI लगाए जाते हैं कोई भी आर्मी चीफ़ या कोई प्राइम मिनिस्टर के साथ लॉबिंग नहीं करता, ना रिक्वेस्ट करता है जी मुझे DGISI लगे, वो आर्मी चीफ़ का कोर कमांडर का अपना चॉइस होता है। लिहाजा वो अगर उन पर एतमाद करते हैं तो फेयर इनफ, नहीं करते तो ठीक है जहाँ भी रहेंगे लेफ्टिनेंट जनरल ही रहेंगे। सो ये बड़ा एक टेस्ट है मेरा ख्याल, इमरान खान साहब का भी टेस्ट है कि जनरल फैज़ के बाद अपनी हुकूमत है, उनके इश्यूज़ हैं, अपोजिशन है, मीडिया है, पार्लियामेंट है, समटाइम जुडिशरी है, उनको कैसे मैनेज करते हैं। उनके पास अक्सरियत इतनी ज़्यादा है नहीं, बिल्कुल थिन मेजॉरिटी है। पंजाब पे आपको पता है आर्मी की सीरीज से उस पर रिजर्वेशन थी, वो खैर उन्होंने रोका हुआ था। सो वो
अब इसमें नए सिनेरियो में इसके साथ DGISI के साथ क्या अंडरस्टैंडिंग होगी, क्या अरेंजमेंट्स होंगे। ऑफ कोर्स एक उसमें DGISI आ रहे हैं, उनके जहन में भी होगा कि खान साहब ने मेरी अपॉइंटमेंट जो है वो 1.5-2 महीने तक उन्होंने उसको कंट्रोवर्शियल किया, जो डेफिनेटली उनका कोई कसूर नहीं था जनरल नदीम का, कि उनको तो अपॉइंटमेंट कर दी गई थी। उसके बाद एक आपको एम्बेरसमेंट तो होती है कि आपको चीफ एग्जीक्यूटिव जो है उनके आप पे कोई रिजर्वेशंस हैं। सो इस साइड पे होगी आप इमरान खान साहब और जब वो मिलेंगे मेरा ख्याल DGISI, डेफिनेटली दोनों साइड्स पे एक थोड़ा सा एक साइकोलॉजिकल बैरियर ज़रूर होगी दोनों के दरमियान। बहरहाल ये जो आने वाले मेरा ख्याल दिन हैं, अगले 2 साल जो हैं बड़े अहम हैं, और अगर जनरल नदीम ये रहते हैं तो बहुत सारी मेजर डेवलपमेंट्स जो हैं मेरा ख्याल इस खित्ते में हो रही हैं या पाकिस्तान के अंदर हो रही हैं। नए इलेक्शंस होने हैं, जनरल बाजवा साहब की नेक्स्ट ईयर फिर उनके टेन्योर का फिर फैसला होना है कि उन्होंने 2022 में चले जाना है या उन्होंने फिर दोबारा एक्सटेंशन लेनी है, वो यहीं पर रहेंगे। ये सारा पीरियड जो है, फिर नए इलेक्शंस होने हैं अगले 2 साल के अंदर अंदर, हम देखेंगे वो भी नए DGISI के उसमें होने हैं, और कहा जाता है कि ISI का बड़ा इंपॉर्टेंट उनमें रोल होता है। सो इन जनरल नदीम की बड़ी अहम पोस्टिंग है, बड़ी अहम इनकी जिम्मेदारियाँ होंगी अगले 2 सालों में। इनका रोल जो है वो बड़ा डिटरमिन करेगा पाकिस्तानी उसको पॉलिटिक्स की, कि वो वज़ीर आज़म के, फिर वही बात कि वज़ीर आज़म के क्लोज़ वो जाते हैं या वो बैलेंस ट्राई करते हैं, ये कैसे होगा, उनकी ख्वाहिशात नहीं पूरी करते या उनको नो करने की सलाहियत रखते हैं। बहरहाल वो कहते हैं ना, दीज आर वेरी इंटरेस्टिंग टाइम्स। देखते हैं कि जनरल नदीम अंजुम साहब जो हैं ये कौन सा रूट लेते हैं, जनरल फैज़ वाला रूट लेते हैं या वो जनरल आसिम मुनीर वाला रूट लेते हैं। इसका फ़ैसला जो है ना आने वाले दिनों में मेरा ख्याल होगा, और बड़ी दिलचस्पी से हम किनली इन डेवलपमेंट्स को वॉच करते रहेंगे।